हेलो डियर स्टूडेंट, शशांक सर हियर फ्रॉम शर्मा क्लासेस। और आज हम इस लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फेडरलिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं, हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फेडरलिज्म सिविक्स का सेकंड चैप्टर है, क्लास 10 सोशल साइंस का। और ये सीरीज हमेशा चलती रहेगी आपके एग्जाम तक, हर साल। वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिसंबर सेकंड वीक और ये हमेशा से चलेगी आपके फाइनल एग्जाम्स के। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन पूरा रिवीजन लिया जाएगा, महा रिवीजन, दैट विल बी फ्रॉम मॉर्निंग 4 o'clock। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम। ठीक, तो फेडरलिज्म होता क्या है? फेडरलिज्म इज अ प्रैक्टिस वेयर पावर इज शेयर्ड बिटवीन द बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट, जहां पे पावर को शेयर किया जाए डिफरेंट बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट में। और इस पावर को शेयर करने का मेन रीजन ये होता है कि सबको ऑटोनॉमी दी जाए थोड़ी थोड़ी, सबके पास डिसीजन मेकिंग पावर हो, सबके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज हो, सबको हक मिले, जो पावर में है उनके पास राइट हो कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग का। इसीलिए फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है। और इंडिया एक फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री का मतलब है जहां पे पावर शेयर हो। सो व्हाट डज द वर्ड फेडरल मीन्स? फेडरल का मतलब क्या होता है? वेयर पावर इज शेयर्ड, वेयर पावर इज शेयर्ड, जहां पे पावर को शेयर किया जाए डिफरेंट बॉडीज में। जो गवर्नमेंट की बॉडीज है वो डिफरेंट बॉडीज में को क्या किया जाए, शेयर किया जाए पावर को, उसको हम फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक, तो गवर्नमेंट अलग अलग तरीके की होती है, वो गवर्नमेंट भी हम पढ़ेंगे। फिर फेडरेशन की पढ़ेंगे, कमिंग टुगेदर है, होल्डिंग टुगेदर है। फिर फेडरल कंट्री इंडिया कैसे है, फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, उसके साथ इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए क्या क्या चीजें हुई, क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। लास्टली जाके हम डिसेंट्रलाइजेशन के टॉपिक को पढ़ेंगे। उसके साथ हम मल्टीपल क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले होंगे। ये लेक्चर आपको सुबह 10 बजे मिल गया होगा और आप इस लेक्चर को देख रहे होंगे। तो एंड तक इस लेक्चर को देखें जिससे कि ये चैप्टर से आप बिल्कुल फ्री हो जाएं कि ये चैप्टर हमारा पूरा खत्म हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अपनी बुक्स निकाल लीजिए, एनसीईआरटी लेके बैठ जाइए और साथ में हमारे साथ इस लेक्चर के एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट व्हिच पावर इज डेलिब्रेटेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। पावर को शेयर किया जाता है सेंटर और स्टेट में, जिससे कि दोनों के पास अपनी ऑटोनॉमी रहे पावर डिसीजन या डिसीजन मेकिंग की, जिससे कि वो कुछ क्रूशियल पावर्स या क्रूशियल रोल्स या क्रूशियल डिसीजंस वो ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। चलो, तो फेडरलिज्म क्या है, स्टार्ट करते हैं यहां से। तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट डिवाइड्स पावर बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड रीजनल अथॉरिटीज। तो फेडरलिज्म क्या है? एक पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है। पावर शेयरिंग आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, ठीक। बट पावर शेयर यहां पे कहां पे होती है? पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंटर और स्टेट, ठीक, या रीजनल पार्टीज या रीजनल लेवल पे शेयर किया जाता है। तो यहाँ पे 2 टियर गवर्नमेंट बनती है एक फेडरल कंट्री में, जहां पे सेंट्रल से स्टेट को पावर शेयर की जाती है और यहाँ पे ये पावर शेयर होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। उसके बाद पावर हो गया, सेंटर से स्टेट को कुछ पावर्स दी जाती है कि भैया आप इन टॉपिक्स में आप क्या कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, इनमें आपका रोल है, इनमें आप प्ले कर सकते हो, इनमें आपको सेंटर नोकझोंक नहीं करेगा। बट कुछ ऐसे क्रूशियल टॉपिक्स आ जाते हैं जहां पे सेंटर और स्टेट को साथ में मिलकर आना पड़ता है कि वो डिसीजन मेकिंग यहाँ पे कर सके। तो वो चीजें भी हम पढ़ेंगे। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रॉडर गवर्नमेंट ऑफ लार्जर टेरिटोरियल एरियाज। और रीजनल गवर्नमेंट्स क्या होती है? गवर्नमेंट इश्यूज ऑफ लोकल कंसर्न। ठीक, लोकल कंसर्न का मतलब है, मान के चलो मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठा हूं, तो मैं उन प्रॉब्लम्स को अच्छे से नहीं समझ सकता जो लोकल लेवल पे हो रही हैं। वो रीजनल गवर्नमेंट अच्छे से समझ सकती हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय द पीपल दैट आर सिटिंग एट लोअर लेवल। जो लोअर लेवल पे बैठे हैं, लोअर लेवल का मतलब है नीचे तौर पे, जहां से मेन गवर्नमेंट बनती है लोकल पीपल से। अब मैं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री मान के चलो, आई एम अ प्राइम मिनिस्टर, तो मुझे नहीं पता भैया इस गांव की या गुड़सराय की या झांसी की क्या समस्या है जो लोग फेस कर रहे हैं। वो वहां का पर्टिकुलर जो लोकल गवर्नमेंट है वो अच्छे से उन प्रॉब्लम को समझती है और उनके हल को जानती है। अ पर्सन सिटिंग एट सेंटर कैन नॉट लुक आफ्टर द सोलो प्रॉब्लम्स दैट रीजनल गवर्नमेंट इज फेसिंग। वो एक कॉमन प्रॉब्लम को देख सकता है जो सब लोग फेस कर रहे हैं। इन्फ्लेशन हो गया, बेरोजगारी हो गई, या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, तो इन चीजों पे वो डिसीजन लेगा। बट जो टॉपिक्स रीजनल गवर्नमेंट्स के हैं, जो छोटे मोटे टॉपिक हैं, उन पे डिसीजन लेने का हक किसका है? रीजनल गवर्नमेंट का हक है। और यही उन पे हक, यही वो डिसीजन यहाँ पे लेंगे। तो फिर से समझ लो,
फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट डिवाइड्स पावर बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड रीजनल गवर्नमेंट। ये बात क्लियर होनी चाहिए कि फेडरलिज्म का मतलब है जहां पे पावर शेयर की जाए सेंट्रल अथॉरिटी से लेके लोअर लेवल अथॉरिटी तक। ये क्लियर है? यहां तक देख लीजिए। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक। अब एक ये भी आता है कि भाई नॉर्मल लोग क्यों नहीं पार्ट ले सकते हैं फेडरलिज्म में या फिर प्रैक्टिस डिसीजन मेकिंग में। अब मान के चलो गुजरात की जनसंख्या मान के चलो फॉर एग्जांपल लेट्स से 10,000 है, हालांकि ज्यादा है बट 10,000 है। क्या सारे 10,000 लोग एक साथ बैठे किसी पे डिसीजन ले सकते हैं, क्रूशियल डिसीजन? इट मे लीड टू मेनी केओस एंड मेनी डिबेट्स, डिस्कशन, लोगों के बीच में हाथापाई भी हो सकती है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। तो वो नहीं होता। वो 10,000 लोग क्या करते हैं, कैंडिडेट को चूज करते हैं यहाँ पे। वो कैंडिडेट ऑन बिहाफ हमारे क्या लेता है, डिसीजन लेता है किसी भी चीज में। तो यहीं पे मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे बिहाफ पे अब सारे डिसीजन लेने का हक किसका है, इस पर्टिकुलर पर्सन का है, और वही ये सारे डिसीजन यहाँ पे लेगा। ये बात क्लियर हो गई यहां तक? ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए सभी को, जिससे भी मैं बोल रहा हूं सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए वर्ड बाय वर्ड। आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन। इज एवरीथिंग क्लियर? ओके, ये सारी चीजें क्लियर होंगी सबको। आई होप सो यहां तक आप सभी क्लियर हो गया। आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलो क्वेश्चन लगाते हैं। Which of the following is an example of holding together federation? अब holding together federation के बाद पहले समझ लेते हैं कि holding together federation और coming together federation होती क्या है। तो दो तरीके के फेडरेशन होते हैं, ये मैंने लिखा है यहाँ पे फेडरेशन। क्वेश्चनों के साथ पढ़ते हुए चलेंगे जिससे कि आसानी हो। दो तरीके की होती है, एक होती है होल्डिंग टुगेदर, एक होती है यहाँ पे कमिंग टुगेदर। आप समझिए होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, एक सेंट्रल अथॉरिटी सारे स्टेट्स को होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है, ठीक। जिसमें क्या होता है, मेजर रोल सेंटर का होता है और स्टेट सबऑर्डिनेट्स होते हैं उसके, जिससे कि सेंटर के पास ज्यादा पावर होती है यहाँ पे फेडरेशन में। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन मतलब है जहां पे कई सारे स्टेट्स को एक साथ बांध के रखा जाए। बांध के रखने का मतलब है एक साथ सारे स्टेट्स को कंट्रोल में रखा जाए बाय द सेंट्रल सुपरविजन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या है, जहां पे सारे स्टेट्स एक साथ आए और एक साथ मिलकर एक बड़ी कंट्री का फॉर्मेशन करें, उसको बोलते हैं हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जहां पे सारी चीजें साथ में आ रही हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्लियर है। तो कमिंग टुगेदर हो गया, होल्डिंग टुगेदर हो गया। अब आपको ये बताना है इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर का मतलब है जहां पे एक सेंट्रल अथॉरिटीज सारे स्टेट को होल्ड करके रखे हुए है। वो कौन सी अथॉरिटी है या कौन सी कंट्री है इन चारों में से? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, USA, यूएसए एंड स्विट्जरलैंड। इन चारों कंट्रीज में से कौन सी कंट्री है जो एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है? अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर क्या है, इंडिया। तो इंडिया यहाँ पे दिखेगा, तो इंडिया पे हम टिक लगाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। दिस वाज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2002 और ये सीबीएसई पेपर में आया था। Which of the following is a holding together federation? होल्डिंग टुगेदर मैंने बता दिया जहां पे एक सेंटर स्टेट, ठीक, या एक सेंटर क्या करे, कई सारे स्टेट्स को होल्ड करके रखे, दैट इज नोन एज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। वेयर इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन इज जहां पे कई सारे स्टेट्स एक साथ आए और एक कंट्री बनाए, एक कंट्री फॉर्म करे, लार्ज कंट्री फॉर्म करे। तो यहाँ पे मेजरली क्या होता है, हर स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं, बट यहाँ पे एक सेंट्रल रूल चलता है जो सारे स्टेट्स को फॉलो करना पड़ता है। क्लियर है? नेक्स्ट चीज पे पढ़ेंगे। Identify the administrative level of Indian government with the help of the information given in the box and the correct example। ठीक, अब जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो किस तरीके की गवर्नमेंट है? डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट, एक तानाशाही होती है, यहाँ पे एक तानाशाह बैठा हुआ है,
कि यूनिटरी फेडरल गवर्नमेंट एक फेडरल गवर्नमेंट है जहां पे सारी पावर स्टेट के पास ही, सेंटर के पास ही है, स्टेट के पास कम पावर्स हैं, या एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब है जहां पे पावर्स को शेयर किया गया है बिटवीन द लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, या इंपीरियलिस्टिक सिस्टम है मतलब देश है और देश को बड़ा करते चले जा रहे हैं बाय टेकिंग ओवर अदर कंट्रीज। इसका बेस्ट एग्जांपल है चाइना। हालांकि चाइना बोलता तो है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट एक्चुअली इट्स अ इंपीरियलिस्टिक सिस्टम जहां पे दे टेक ओवर अदर कंट्रीज रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ इट्स ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड ग्रोइंग नीड्स। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा इंडिया एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जहां पे पावर को शेयर किया जाता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो ये सीबीएसई 2023 में आया है। ये बहुत आसान सवाल है, इतने ज्यादा टफ क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं बनते, बट हर क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी आर गोइंग टू स्कोर बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम हियर। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब इसी साल का क्वेश्चन है 2024 का। मैच द कॉलम्स विद फर्स्ट एंड टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो इन वाले क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें आप एलिमिनेशन मेथड यूज किया करो। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है जो ऑप्शंस गलत हैं उनको काट दो। जैसे यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट, अब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं पहले ये समझो। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो क्या करें, जिसमें सिर्फ सेंटर ही क्या कर सकता है, डिसीजन मेकिंग ले सकता है। स्टेट में स्टेट ले सकता है, कॉन्करेंट में जहां पे यूनियन और स्टेट को दोनों को साथ में आना पड़ता है डिसीजन लेने के लिए। रेसिड्यूरी जो टॉपिक्स बच गए बात के लिए, ठीक मतलब जो ये सारी लिस्टें बनने के बाद टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल आईटी, सॉफ्टवेयर, बिटकॉइन, करेंसी या फिर आपकी जो बैंकिंग सिस्टम है, ये सब बाद में आए, तो ये सारे रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में आते हैं। अब देखो यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट, अब यूनियन लिस्ट का समझो क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स अलोन मेक लॉज ऑन इट, फॉर एन यूनिफॉर्मिटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेट ऑन इट। तो पहले का क्या हो गया? बी हो गया। अब पहले का बी कहां पे है? डी वाले में। आंसर सही। चार ऑप्शन देखने ही नहीं, एक ऑप्शन देखना है जिससे कि हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। पहले का बी हुआ, सी, सेकंड वाले का क्या होगा? ए, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट बनाएगी। सी का क्या होगा? सब्जेक्ट दैट एडजस्ट्स सेंटर एंड स्टेट। एंड डी का डी है रेसिड्यूरी ये। बस खत्म, कुछ ज्यादा नहीं करना, एक ऑप्शन देखना है जो सही है। जैसे पहले का बी अगर दो में होता तो हम चेक करते, बट हमें पहले ही आंसर मिल गया तो हमने सीधा उसको टिक कर दिया, बाकी को भूल गए। टाइम से इतना दिमाग नहीं लगाना है, इजी इजी चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम माय क्वेश्चन बैंक, जो मैंने क्वेश्चन बैंक इस साल बनाई है, पायनियर क्वेश्चन बैंक। द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर। कितनी लैंग्वेजेस को उसने शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस यहाँ पे बताया है, कितनी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया है उसने, हाउ मेनी लैंग्वेजेस? तो इसका आंसर आएगा 22 लैंग्वेजेस बाय द इंडियन गवर्नमेंट। 22 लैंग्वेजेस को उसने क्या किया है? रिकॉग्नाइज किया है। ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूं, और ये आपको पता होना चाहिए सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे कराता चला जा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है? व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री? इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे है, क्या चीज इसको एक फेडरल कंट्री बनाती है, और क्या रीजन है कि हम इंडिया को एक फेडरल कंट्री बोलते हैं? तो जैसे ही वर्ड फेडरल होता है, फेडरल का मतलब होता है टू शेयर पावर विद इन द गवर्नमेंट बॉडीज में जहां पावर को शेयर करें उसको बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। और ये हमने देखा हुआ है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर मेकिंग डिसीजन देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप लोकल लेवल गवर्नमेंट को पावर दो। तो इंडिया में क्या होता है? इंडिया में 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम चलता है। इंडिया फॉलोज अ 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम, दैट इज यहाँ पे क्या होगा? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होगी, और यहाँ पे लोकल लेवल गवर्नमेंट होगी। अब देखो होता क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन बैठते हैं? हमारे पीएम साहब, स्टेट में सीएम साहब, और यहाँ पे हमारे चेयरमैन या चीफ प्रधान जी। गांव है तो प्रधान, अगर म्यूनिसिपल कमीशन है तो वहां पे चेयरमैन। सबको कुछ ना कुछ फंड मिलते हैं कि आप स्पेंड करिए इनको पर्टिकुलर जगहों पे, और सबको डिसीजन मेकिंग पावर मिलती है अपनी टेरिटरी में। ये अपने टेरिटरी में खुद ही मालिक हैं, इनको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स दिए गए हैं जिनमें ये डिसीजन ले सकते हैं, बट इनको पूरी पावर नहीं देंगे कि उसको मिसयूज कर सके। इसलिए पावर की चेकिंग होती रहती है समय के साथ, और इनका एक टेन्योर भी होता है कि आप इतने साल के लिए करोगे। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को एक जगह का पीएम बना दिया, पर्टिकुलरली
जिंदगी भर के लिए, तो क्या होगी, डिक्टेटोरियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट होगी, जहां पे पीपल के पास कोई चॉइस नहीं है, हमेशा के लिए हमने उसको पीएम बना दिया, अब वो कुछ करता है तो ठीक, नहीं करता है तो ठीक, वी कांट ओवर जज इट और वी कांट टेक डिसीजन बिटवीन इट। बट अगर क्या होता है, एक टेन्योर दे दिया जाए इनको 5 सालों का, तो ये 5 सालों में कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट गवर्नमेंट भी ये फॉर्म करे, अगले 5 सालों में कोशिश करेंगे नेक्स्ट टेन्योर वर्क हार्ड करें और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें। क्योंकि क्या होता है, मोस्टली हमारे सरकारों में या मोस्टली हमारे इंडिया में एक सरकार मोस्टली 5 साल ही टिक पाती है, एक टेन्योर पूरा कर पाती, क्योंकि पीपल की चॉइसेस चेंज होती जाती हैं, बिकॉज जो इन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए। इसका मेन रीजन ये होता है। तो फेडरल कंट्री क्या बनाती है, पावर शेयरिंग जहां पे हो, और पावर शेयरिंग से जस्टिफाई क्या करती है, हमारी 3 तरीके की लिस्ट, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये लिस्ट बहुत बड़ा एग्जांपल है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, क्योंकि इनमें वो टॉपिक्स दिए गए हैं जो एक गवर्नमेंट पावर को शेयर करती है अपने लोगों के साथ। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट सबको पावर दे, जो उसके लोअर लेवल में है, जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, कि वो भी क्या कर सके, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके। नहीं तो क्या हो जाएगा, सारे डिसीजन यही लेने लगेगी, तो ये सारे डमी हो जाएंगे एक तरीके से, इनका कोई रोल नहीं है, बस खड़ा कर दिया यहाँ पे इनको, और यहाँ पे सारे डिसीजन कौन ले रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है। सेम इंजन गवर्नमेंट्स में भी ये होता है, मोस्टली सेम इंजन गवर्नमेंट्स क्या होती हैं, जहाँ पे सेंटर और स्टेट में एक ही पार्टी की सरकार हो, वहां पे मेजरली डिसीजन कहां से लिए जाते हैं, यहाँ से, और उनको पपेटली फॉलो किया जाता है स्टेट में। हर जगह की बात नहीं कर रहा, बट कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जो इन सबको चीजों को फॉलो करते हैं। तो आप समझ गए, इंडिया एक 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम है, जहां पे सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल गवर्नमेंट में पावर को शेयर किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिकॉज हमारे पास कंसाइज टाइम है, हम ज्यादा एक टॉपिक पे वेस्ट नहीं करेंगे या यूटिलाइज नहीं करेंगे। आप, मेरा ये मानना है कि आप जितने जल्दी टॉपिक को समझ जाओ उतना अच्छा है, क्योंकि एक क्विक रिवीजन है, रैपिड रिवीजन है, आप जितने जल्दी इसको समझो उतना अच्छा आपके लिए। क्लियर बेटा, 2x करके मत देखना, मैं इतना तेज बोलता हूँ, 2x करने का कुछ मतलब नहीं निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन तो करते जाएंगे बेटा, रुकने नहीं वाले, आज हम धड़ाधड़ क्वेश्चन करते चले जाएंगे। According to the Constitution, the use of English for the official purposes was to stop in. अब इसके पीछे की कहानी सुनिए। हुआ क्या, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना, तो माना गया, पारित किया गया एक लॉ, मतलब होने वाला था, हुआ नहीं था, कि भैया क्या किया जाए, ऑफिशियल 2 लैंग्वेजेस में सारे वर्क कराया जाए, दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक, तो इंग्लिश क्या हो गई, इंग्लिश तो मेजरली साउथ में बोली जाती थी उस टाइम पे, हिंदी ऊपर बोली जाती थी। अब बाकी स्टेट क्या हो गए, जो रीजनल लैंग्वेजेस बोलते हैं, बांग्ला हो गया, मलयालम हो गया, ठीक, यहाँ पे सब लोग नहीं जानते, तो यहाँ पे लोगों ने बोला कि आप हिंदी इंग्लिश ऑफिशियल ना करके ऐसा करिए कि हिंदी कर दीजिए, साथ में क्या कर दीजिए, बाकी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर दीजिए, जिससे कि हम सारे ऑफिशियल वर्क, गवर्नमेंट वर्क्स इनके साथ में करा सके। तो उसके लिए बिल पारित हुआ, बट इसको रोकने के लिए किस ईयर में पिटीशन फाइल की गई या नियम निकाले गए, दैट वाज इन द ईयर 1965, कि इंग्लिश का जो ऑफिशियल लैंग्वेज यूज है ऑफिशियल वर्क में, वो क्या कर दिया जाए, स्टॉप कर दिया जाए। तो इसका आंसर क्या है, 1965। अनदर इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम पायनियर क्वेश्चन बैंक, व्हिच प्रोवाइड्स यू कंसाइज नॉलेज एंड कंसाइज टॉपिक। हर क्वेश्चंस, वैरायटी क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाएंगे, 1000 प्लस क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाएंगे। एंड दोज हु वांट टू परचेज पायनियर क्वेश्चन बैंक, उसका लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। चलो, ये तो सेम रिपीट हो गया। चलो अब ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं। अब मैंने बताया था कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो इस फेडरल कंट्री कैसे प्रैक्टिस करती है सारी चीजों को, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट बना के। आप समझिए यूनियन लिस्ट है क्या। तो यूनियन लिस्ट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, या टाइप ऑफ लिस्ट, जिसमें जो भी टॉपिक्स आएंगे उनमें जो पावर अथॉरिटी है, पावर अथॉरिटी का मतलब है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें वही टॉपिक्स आते हैं जो मायने रखते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप बनाने के लिए, या सभी के लिए वो एक चीज हो। अब कुछ टॉपिक्स इनमें से उठा सकते हैं, कुछ टॉपिक एग्जांपल्स में, इस टॉपिक में कौन कौन से आते हैं, हमारा डिफेंस आता है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स आते हैं हमारे, ठीक, करेंसी वगैरह आती है, ये जो हमारी रिजर्व बैंक है, ये सारे टॉपिक्स मेजरली और टॉपिक्स में आते हैं। इसमें डिफेंस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो गई, करेंसीज हो गई, ठीक, टैक्सेशन हो गया, उसके बाद हमारे रिजर्व बैंकिंग सिस्टम हो गए, ये सारे टॉपिक्स हमारे यूनियन बैंक में आते हैं, सॉरी यूनियन लिस्ट में आते हैं, जिससे कि इनमें जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगी दैट विल ओनली बी सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, चलो अब आते हैं स्टेट पे।
अब स्टेट लिस्ट वो लिस्ट हो जाती है जहां पे मेजरली जो डिसीजन लिए जाएंगे दैट विल बी टेकन बाय दी स्टेट। और स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, इरिगेशन सिस्टम हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, ठीक। ये इसमें इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, इसमें जो भी डिसीजन होंगे दैट विल बी टेकन एंड टेकन ओनली बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे जो पावर अथॉरिटी होती है, पावर अथॉरिटी दैट इज स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ही डिसीजन लेगा। अब इसमें आते क्या थे, इसमें आती है पुलिस, सिंगापुर पुलिस, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ट्रेड, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब कौन करेंट लिस्ट पे आते हैं, यूनियन लिस्ट सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्करेंट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट। अब भैया दोनों लोग बैठेंगे यहां पे, क्योंकि अब बात क्या हो जाती है कायदे की। कॉन्करेंट लिस्ट में वो टॉपिक्स आएंगे जो मेजरली सबको अफेक्ट करने वाले हैं कहीं ना कहीं से, तो ये वाले टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। कॉन्करेंट लिस्ट का यहाँ पे जो पावर अथॉरिटी होगी, पावर अथॉरिटी दैट विल बी स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों एक साथ में बैठ के डिसीजन लेंगे। अब इसमें टॉपिक्स क्या क्या आते हैं, इसमें आते हैं एजुकेशन, हेल्थ केयर, ठीक, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, यहां पर मैरिज आएगी, डाइवोर्स आएगा, एटसेट्रा, और भी कई सारे टॉपिक्स इसमें आएंगे। तो ये सारी चीजें क्लियर है। यहां पे आप क्या करो, फॉरेस्ट बेस में आएंगे, अडॉप्शन बेस में आएगा, सक्सेशन बेस में आएगा, सारी चीजें आएंगी। क्लियर है। तो ये तीन चीजें आप फिर से पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डबल स्टार लगा लीजिए। इस साल इससे क्वेश्चन उठने ही उठना है, ठीक। और इस साल से क्वेश्चन क्या उठेगा ये समझ लीजिए कि तीनों स्टेट लिस्ट्स को आप डिफाइन करिए और तीनों में मेजरली क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्वेश्चन इस साल आ सकता है या तीनों लिस्टों के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। मार्क कर लीजिए, इस साल इससे क्वेश्चन आएगा तो आएगा। दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट टॉपिक फॉर यू टू रिवाइज। इस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चन इससे आएगा, यू कैन बी श्योर अबाउट इट। एक बार इसको पढ़ के जाना ही जाना है आपको किसी भी कंडीशन में, एग्जाम के एक दिन पहले इसको उठाना ही उठाना है। क्लियर है। अब ये तीन चीजें होने के बाद एक टाइप की गवर्नमेंट और बनती है जिसको सॉरी एक टाइप के टॉपिक्स और आते हैं जिसको बोलते हैं रेसिड्यूरी। अब रेसिड्यूरी में वो टॉपिक्स आते हैं जब ये हमने सारी चीजें बना ली, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी, उसके बाद कई सारे टॉपिक्स आए। कॉन्स्टिट्यूशन बनने को बहुत ज्यादा समय हो गया, अब नए जो सॉफ्टवेयर्स आए, कंप्यूटर्स आए, आईटी डिपार्टमेंट आया हमारा, या करेंसीज आई जो क्या है पेपरलेस करेंसीज, पेपरलेस करेंसी, डिजिटल मनी, उनको रेगुलेट कौन करेगा। तो जो रेसिड्यूरी टॉपिक्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं जाके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं, वही इन पे डिसीजन मेकिंग सारी चीजें लेती हैं। तो रेसिड्यूरी लिस्ट में क्या आते हैं, द टॉपिक्स दैट हैव केम और दैट हैव बीन अडैप्टेड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन और आफ्टर दीज लिस्ट वर मेड, सो दीज टॉपिक डायरेक्टली कम अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ओवरलुक करता है, डिसीजन मेकिंग करता है। जुडिशरी इनमें काफी ज्यादा रोल प्ले करती है। अब कई बार होता क्या है, दो स्टेटों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है किसी पर्टिकुलर चीज के बीच में। फॉर एग्जांपल स्टेट हाईवेज हो गए, जो हाईवेज हो गए उन दो स्टेट के बीच में कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो उसमें क्या डिसीजन मेकिंग, उसमें सुप्रीम कोर्ट डिसीजन मेकिंग करेगा और सुप्रीम कोर्ट का ही एक्ट फाइनल होगा। कॉन्करेंट लिस्ट में भी हो सकता है ये, मान के चलो एक सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई पर्टिकुलर पार्टी XYZ बैठी है और एक स्टेट में उत्तर प्रदेश में ABC पार्टी बैठी है, दोनों के बीच में डिस्प्यूट होगा किसी एजुकेशन के पीछे, इस पॉलिसी के पीछे या हेल्थ केयर पॉलिसीज के पीछे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेंट्रल अथॉरिटी होगी उसका डिसीजन ज्यादा मान होगा और उसका डिसीजन ज्यादा वेटेज रखेगा यहाँ पे जो भी चीज यहाँ पे डिस्कस हो रही है। चलिए चलते हैं आगे, इसको आप एक बार रिवाइज कर लेना। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना बच्चा लोग? रामलाल, आर यू गेटिंग ऑल दिस व्हाट आई एम टीचिंग? चलो चलते हैं कि फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। क्लियर है, Constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but there are sufficient. If the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because clearly laid constitutional provision. The real success of federalism in India can be success of
attributed toward the nature of democratic politics in the country to ensure the spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together become shared ideal country. अब शेयर्ड आइडियल कंट्री हमने क्या किया, एक फेडरल कंट्री बनना इतना आसान नहीं है, ठीक। सब लोग जो मांगे हम उन्हें नहीं दे सकते, हमें ओवरलुक करना पड़ेगा, बट सबको खुश भी रखना है। इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज है, वर्नाकुलर हमारे पास क्या है, कस्टम्स हैं, रिलीजन्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, सबको फुलफिल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आती है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अब लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होते हैं? लिंग्विस्टिक स्टेट्स आर जहाँ पे पर्टिकुलर स्टेट में कुछ पर्टिकुलर भाषा को, रीजनल भाषा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल, बंगाली ज्यादा बोली जाती है, उड़ीसा उड़ी ज्यादा बोली जाती है, उड़िया ज्यादा बोली जाती है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु तमिल ज्यादा बोली जाती है, ठीक, केरला मलयालम ज्यादा बोली जाती है। तो हमें इन सारी चीजों को भी देखना चाहिए। फिर कुछ हमारे पास पर्टिकुलर स्टेट्स होती हैं जिनको हमें स्पेशल प्रोविजन देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल नागालैंड हमारे इंडिया के साथ नहीं आ रहा था, बट जब पंडित नेहरू जी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर गए, नागालैंड को अपने साथ इंडिया के साथ एक साथ लेके आए, तो हमें कुछ स्पेशल प्रोविजन उन्हें देने पड़े। सेम फॉर जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का मोस्टली पीपल चाहता था कि पाकिस्तान के साथ जुड़ जाए, बट उन्हें हमें स्पेशल एक्ट देना पड़ा, 370 देना पड़ा, जिससे कि वो स्पेशल प्रोविजन इस्तेमाल कर सकें, जिससे कि 370 में होता क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी हट जाती थी, स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर वहां पे लगती थी। तो ऐसे कुछ स्पेशल प्रोविजन हमें देने पड़े, उन्हीं के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, शेड्यूल लैंग्वेजेस कितनी थी? एक्चुअली 22 थी, बट आपके बुक में लिखा है बिसाइड हिंदी देयर आर 21 शेड्यूल लैंग्वेजेस। तो हिंदी को जोड़ के कितनी होंगी? 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, बिसाइड हिंदी, हिंदी को छोड़ के 21 और है, और हिंदी को जोड़ दो साथ में तो कितनी होती है? 22। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन मत लेके आना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे होता है। हमने स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं, कुछ स्पेशल प्रोविजंस गिवन, हमने स्पेशल प्रोविजन दिए, हमने लैंग्वेज पॉलिसी को फॉलो किया, लैंग्वेज पॉलिसी। फिर लिंग्विस्टिक स्टेट्स भी हमारे पास, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो इन्हीं सबको हमें क्या करना है? ओवरलुक करना है, इन्हीं को हमको समझना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लैंग्वेज पॉलिसी से, फिर हमारे सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में थोड़ी सी चीजें पढ़ेंगे, कोलिशन गवर्नमेंट होती क्या है, उसके बाद थोड़ा हम कुछ डिसेंट्रलाइजेशन पे लास्ट टॉपिक पे पहुंच जाएंगे, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिसके बाद एक लेक्चर कंबाइन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 1 घंटे का लेक्चर होने वाला है, 1 घंटे के सारे लेक्चर्स मिलेंगे, क्योंकि मैं ज्यादा समय लेने नहीं चाहता, क्योंकि आपके पास वैसे ही कम दिन है, अराउंड 50-55 डेज आपके पास बच रहे हैं, उनको पर्टिकुलरली यूटिलाइज करिए बेस्ट रिजल्ट क्रिएट करने के लिए। बच्चा लोग, मैं भी यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ एक एम है कि आप बेटर से बेटर रिजल्ट लेके आओ, ठीक। मेरा इसमें कुछ सेल्फिश नहीं हूं मैं यहाँ पे कि मैं कुछ करूँ, ठीक। आई एम येट रिकॉर्डिंग द लेक्चर, पुटिंग फ्री ऑन यूट्यूब, आई एम वर्किंग हार्ड प्रिपेयरिंग द स्लाइड्स ऑफ दिस लेक्चर, क्वेश्चन शार्ट के लेके आ रहा हूँ। आपका वर्क ये है कि आप साइलेंटली बैठ के सारी चीजों को एनालाइज करें, पढ़ें, जो टॉपिक वीक है उसको कमेंट सेक्शन में छोड़ दें कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको पर्टिकुलरली पर्सनली उस ग्रुप चैट में या कमेंट्स में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, या उससे रिलेटेड आपको चीज बता दूंगा। तो आप सेल्फलेसली इस चीज को सपोर्ट करिए कि मैं आपके पीछे कितना वर्क कर रहा हूँ। आपको लेक्चर्स डेली मिलेंगे या अल्टरनेटिव्स मिलते रहेंगे, एसएसटी साइंस दोनों के लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड कराता जाऊंगा, और जैसे ही एग्जाम पास में आएंगे तो इंग्लिश का भी जिम्मा मैं उठा लूंगा। तो ये बोल सकते हो कि वन मैन आर्मी डूइंग एवरी वर्क। तो यहाँ पे मैं अकेला ही हूँ डूइंग दिस एवरीथिंग, मेरे पास कोई टीम नहीं है जो मेरा हेल्प करे या काम करे। तो आई एम वर्किंग सिंगल हैंडेडली फॉर यू ऑल। तो आपका वर्क ये बनता है कि आप इस चीज को सपोर्ट करो मुझे, और इस चीज को बेटर से बेटर रिजल्ट क्रिएट करने में आप मदद करो, टू क्रिएट बेस्ट रिजल्ट। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं यहाँ। अब लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होते हैं? लिंग्विस्टिक स्टेट वो स्टेट्स हैं जिनकी पर्टिकुलर कोई भाषा शैली है जो वो बोलते हैं, ठीक। दे हैव पर्टिकुलर लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल बिहार बिहारी बोलते हैं, मोस्टली हिंदी की तरह। गुजरात गुजराती बोलते हैं, महाराष्ट्रियन मराठी बोलते हैं,
ठीक, कर्नाटका पे जाओ तो कन्नड़ बोलते हैं, उसके बाद नीचे जाओ केरला में जाओ तो मलयालम बोलते हैं। तो हर स्टेट की एक अलग अलग लैंग्वेज है, बिकॉज इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे किसी स्टेट की तरह जैसे अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सारे स्टेट में इंग्लिश बोली जा रही है भाई, सभी इंग्लिश बोल रहे हैं। यूरोप में इंग्लिश बोली जा रही है, ठीक है, फ्रेंच बोली जा रही है, स्पेनिश बोली जा रही है, बट एक मेजर लैंग्वेज होती है जो इंग्लिश है। इंडिया में 40% इंडियंस क्या बोलता है? हिंदी बोलता है। 40%, ओनली 40% है मदर टंग हिंदी। बाकी सभी क्या आते हैं? कुछ इंग्लिश बोलते हैं, कुछ मलयालम बोलते हैं, कुछ कन्नड़ बोलते हैं, बाकी अलग अलग लैंग्वेजेस होती चली जाती हैं। तो यहाँ पे हम 40% मेजोरिटी नहीं है हमारे पास, तो हम किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बना सकते। ठीक, हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है हमारी कंट्री की, बिकॉज इंडिया बीइंग अ डाइवर्स कंट्री, इंडिया किसी भी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस नहीं दे सकता उतनी ज्यादा, बट ऑफिशियली मेजोरिटी में देखा जाए तो हिंदी ही यूज करते हैं लोग। हिंदी इज बीइंग यूज, और हमारे ऑफिशियल वर्क्स में भी हिंदी को और रीजनल लैंग्वेज को यूज किया जाता है कोई भी डिसीजन मेकिंग लेने में। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हिंदी को हम यूज करने लगते मेजर लैंग्वेज में, ठीक, तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि श्रीलंका में हुए थे सेनालीज और तमिल स्पीकिंग पीपल के बीच में, कि हिंदी वाले मेजोरिटी में आ जाते हैं, बाकी माइनॉरिटी में आ जाते हैं। तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, या जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइटर थे हमारे BR अम्बेडकर जी थे, या बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उनने इस बात को याद में रखा और किसी भी लैंग्वेज को ऑफिशियल इंपॉर्टेंस नहीं दी या नेशनल इंपॉर्टेंस नहीं दी, उन्होंने सबको साथ में लेके चला। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स आर दो स्टेट्स जो क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट जो उस लैंग्वेज को बोल रहा है तो उस लैंग्वेज को भी उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, इंपॉर्टेंस दी। हालांकि कई सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, बट 22 लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है। 22 लैंग्वेज हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द इंडियन गवर्नमेंट। क्लियर है? और 1965 में मैंने बताया था इंग्लिश को रोक दिया गया था, स्टॉप कर दिया गया था ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, हिंदी को और रीजनल लैंग्वेज को यूज किया गया यहाँ पे जो भी ऑफिशियल वर्क्स होंगे उसके लिए। क्लियर है ये बात? ठीक, और इसका मेन रीजन ये था, मेन रीजन किसी भी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस नहीं देगी, उसका मेन रीजन बेटा क्या था? टू स्टॉप कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में हम कॉन्फ्लिक्ट को रोक दें। अब मान के चलो कोई भाई मलयालम बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई तमिल बोलता है, उसके साथ इंग्लिश डोमिनेंस लगा दे, भाई उसको इंग्लिश आती नहीं है, क्या होगा? वाद विवाद होगा, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, और ये कहीं वायलेंट रूप ना ले लें, कम्युनलिज्म का रूप ना ले लें, एक तरीके से छोटा कम्युनलिज्म ना हो जाए यहाँ पे। उस सारी चीजों को हमारे गवर्नमेंट ने पहले ही एनालाइज कर लिया, और इंडिया गवर्नमेंट एक बेस्ट गवर्नमेंट है जो सबके जो वी पॉइंट्स हैं या सबके इंटरेस्ट हैं वो सबको देखता है, एक पर्टिकुलर चीज पे या एक को नहीं देखता है, सबके वाइडर रेंज में देखता है कि सबके इंटरेस्ट पूरे हो रहे हैं यहाँ पे कि नहीं हो रहे हैं। क्लियर सी बात है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है सेंट्रल स्टेट रिलेशन। चलो सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सेंटर में और स्टेट में कैसा रिलेशन होना चाहिए। अब मैंने ये बताया, अगर एक ऑटोनॉमस गवर्नमेंट हो जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारी डिसीजन ले रही हो तो स्टेट का कोई रोल नहीं रहता और स्टेट के डिसीजन को इंटरेस्ट में लिया भी नहीं जाएगा। देखो मान के चलो एक गवर्नमेंट बीजेपी बैठी हुई सेंटर में और एक कोई और गवर्नमेंट बैठी हुई है स्टेट में, अगर स्टेट के डिसीजन को सरकार मना ही कर दे तो उसकी सरकार स्टेट में बनेगी नहीं कभी। तो इसीलिए स्टेट को भी कुछ पावर अथॉरिटी दी जाती है सेंटर के अलावा कि वो भाई अगले साल भी अपनी सरकार बना सके, कुछ मेजर डिसीजन ले सके। तो इंडिया में जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है दैट इज फेडरल। यहाँ पे इनको पावर दी जाती है कि कुछ सेंटर को ये पावर शेयर करे जिससे कि सेंटर क्या कर सके, उन पावर को यूज कर सके। ठीक, पहले जब गवर्नमेंट बनाई जाती थी तो एक तरफा गवर्नमेंट बनती थी, मेजोरिटी के साथ बनती थी, जिससे कई स्टेट लेग बिहाइंड कर जाते थे पीछे। ठीक, को कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज को लाना चाहते थे बट नहीं ला पाते थे ड्यू टू सेंट्रल इंटरप्शन। इसलिए फिर ये डिसाइड किया गया सेंटर कुछ पावर स्टेट को डिवाइड करेगा, स्टेट को देगा, जिसके वजह से क्या होगा कि सेंटर की भी पावर रहे, जो पार्टी अपोजिशन में बैठी हुई है वो अपने सेंटर स्टेट जो स्टेट है उसकी उसमें वर्क करा सके, उसमें वो काम करा सके। अब यहां पे एक टर्म उभर के आता है हमारे एनसीईआरटी में दैट इज कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन
गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? व्हेन अ पार्टी इज अनेबल टू गेन मेजॉरिटी इन इलेक्शन, इट टेक्स हेल्प ऑफ अदर स्मॉलर पार्टीज टू फॉर्म अ अलायंस, और वो अलायंस पर गवर्नमेंट को रूल करता है। जैसा कि हम आज के सिनेरियो में देखें तो आज के सिनेरियो में कौन रूल कर रहा है? दैट इज एनडीए अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यहाँ पे रूल कर रहा है, और उसमें बीजेपी है और बीजेपी की सबऑर्डिनेट पार्टीज जो एक साथ आके मेजॉरिटी फॉर्म करे हुए हैं। कोलिशन गवर्नमेंट क्या है? When a government/party is unable to form government by its own, then it forms alliance with smaller party to run the government, ठीक। जब वो खुद मेजोरिटी गेन ना कर पाए तब वो स्मॉलर पार्टीज के हेल्प लेके क्या करती है? यहाँ पे अलायंस को फॉर्म करती है। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे? हाँ भैया जी, क्लियर है, सभी को समझ में आया? चलो, यहां तक सभी क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो यहां पे डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन का सीधा मतलब समझो। डिसेंट्रलाइजेशन मींस व्हेन पावर इज टेकन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड शेयर्ड टू लोकल लेवल गवर्नमेंट। इंडिया का मैंने बताया था 3 टियर गवर्नमेंट है, सेंटर, स्टेट, लोकल लेवल गवर्नमेंट। जब इस सेंटर और स्टेट से कुछ पावर ले ली जाए और लोकल लेवल गवर्नमेंट को दे दी जाए, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक। वैसे देखो डेफिनेशन यहां पर लिख के दे रहा हूं। When power is taken from central and state government and distributed among lower level government, उसको बोलते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन। फिर से याद रखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल क्वेश्चन आता है, चाहे एमसीक्यू है, चाहे वन वर्ड है, चाहे लॉन्ग आंसर्स में आए। डिसेंट्रलाइजेशन और स्टेट जो लिस्ट है, यूनियन, कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट, इनसे क्वेश्चन उठता ही उठता है, हर साल आता है। तो दिस इज ऑल्सो अ स्टार टॉपिक, ठीक। ये हमारे सलमान भाई का टॉपिक है, तो इसको हमें पढ़ के जाना ही जाना पड़ेगा। अब डिसेंट्रलाइजेशन लाने के लिए सबसे ज्यादा बड़ा अमेंडमेंट किया गया था कब? 1922 में, सॉरी, ओ माय गॉड, क्या बोल रहा हूं, 1992 में, जिससे कुछ मेजर स्टेप्स लिए गए डिसेंट्रलाइजेशन को अच्छे से फॉलो करने के लिए। इसमें क्या था कि पावर को सेंटर और स्टेट में कैसे कैसे शेयर किया जाए, कुछ 4-5 पॉइंट्स क्या क्या है। पहला तो है रेगुलर इलेक्शंस करा जाए लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज मान के चलो आपके ग्राम में कोई गांव है, उसका प्रधानी के चुनाव, तो उसमें रेगुलर इलेक्शंस। पहला क्या बताया? रेगुलर इलेक्शन। दूसरा बताया 1/3 सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन। औरतों के लिए भी यहां पे क्या रखी जाए? 1/3 सीट्स को रिजर्व रखा जाए। कुछ सीट्स रिजर्व रखी जाए SC, ST और बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक। तो SC, ST और बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या रखी जाए? सीट्स रिजर्व, SC, ST एंड OBC। उसके बाद एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाए जो इन पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस को ओवरलुक करेगा। अब जैसे जो नेशनल इलेक्शन कमीशन है वो स्टेट इलेक्शंस को और जो जनरल इलेक्शंस होते हैं उनको ओवरलुक करता है, तो एक अलग से बॉडी बनाया जाए जो अपने स्टेट के लोकल लेवल गवर्नमेंट्स के जो इलेक्शंस होते हैं उनको ओवरलुक करे, उनमें ध्यान दे और हर 5 साल में रेगुलर टेन्योर में उनके इलेक्शंस को कराता रहे। लास्ट में जाके क्या होगा? यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड होता है कुछ पावर को शेयर करें और कुछ रेवेन्यू को शेयर करें। स्टेट इलेक्शन कमीशन को सेटअप किया जाए।
स्टेट इलेक्शन कमीशन को सेटअप किया जाए जिससे कि ओवरलुक करें इसके लोकल लेवल गवर्नमेंट के इलेक्शंस को। उसके बाद यहाँ पे क्या था लास्ट कि स्टेट को शेयर करनी कुछ पावर, स्टेट शुड शेयर पावर प्लस रेवेन्यू। पावर और रेवेन्यू को शेयर कर, रेवेन्यू मतलब जो वो अर्न कर रही है उसमें से कुछ शेयर करके दे लोकल लेवल गवर्नमेंट को, जिससे कि वो कुछ ना कुछ काम यहाँ पे कर सके। ये बातें क्लियर हो गई यहाँ पे, ये बातें क्लियर हैं। लोकल लेवल गवर्नमेंट की बातें समझ में आई बेटा आपको, क्लियर है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस चैप्टर के, कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, उसके बाद इस लेक्चर को हम फिनिश ऑफ करेंगे। हमारे पास लिमिटेड टाइम है और इस लिमिटेड टाइम को हम पर्टिकुलरली यूटिलाइज करके चलेंगे। क्लियर है? आई होप सो सबको सारी चीजें क्लियरली समझ में आ रही होंगी जो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं इस लेक्चर को जितना शॉर्ट बनाना चाहता हूँ उतना ही शॉर्ट रखूंगा, ज्यादा मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उस पर मैंने आपकी नजरें डाल दी हैं। अब समय होता है कुछ क्वेश्चंस करने का। चले बच्चा लो क्वेश्चंस करने। चलो एक डिसेंट्रलाइजेशन के प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार। एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन रिड्यूसेस द बर्डन ऑन द टॉप एग्जीक्यूटिव्स। जो ऊपर बर्डन है उसको कम कर देती है भाई, पावर को नीचे शेयर कर दो, वो अपना काम करते रहेंगे, आपके पास पूरा बर्डन नहीं है। फैसिलिटेट डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन होता है कई सारे लोगों के पास पावर चली जाती है जिससे डिसीजन मेकिंग और अच्छी होती है। जैसे मैं हूं, मेरे पास सारी डिसीजन मेकिंग आ जाए तो मैं गलती कर सकता हूं, बट मैं कुछ लोगों को उनके हिसाब से टॉपिक्स बांट दूं तो वो अच्छा डिसाइड कर सकते हैं पर्टिकुलर उन टॉपिक्स पे। फिर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट होती है, जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट किए गए हैं उनका भी डेवलपमेंट होता है। प्रमोट्स मोटिवेशन, इंप्रूव, मोटिवेशन भी बढ़ती है लोगों में, हाँ भाई मेरा भी कोई हिस्सा है सरकार बनाने में। बेटर कंट्रोल एंड सुपरविजन, जब आप पावर को छोटे छोटे डिसीजन मेकिंग में बांट दोगे तो कंट्रोल रहेगा आपको इन चीजों पे, आप उस व्यक्ति को रोक सकते हो। जैसे आप ही डिसीजन मेकिंग करोगे तो ब्लंडर कर सकते हो कहीं ना कहीं पे। डिसएडवांटेज क्या आता है? यूनिफॉर्म पॉलिसीज आर नॉट फॉलोड। अब मान के चलो एक पॉलिसी को गवर्नमेंट ने लगा दिया सारी जगह पे, अब वो हो सकता है फॉलो हो या ना हो ड्यू टू सम रीजंस। प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये सबसे ज्यादा होती है जब डबल इंजन सरकार ना हो। डबल इंजन सरकार का मतलब होता है जो पार्टी सेंटर में बैठी हो, जो पार्टी स्टेट में बैठी हो, वो एक ही पार्टी हो। बट डबल इंजन वो सरकार नहीं हो, डबल इंजन सरकार में एक पार्टी दोनों जगह बैठती है। बट अगर एक पार्टी दोनों जगह पे नहीं है, मान के चलो सेंटर में बीजेपी है, कांग्रेस है, तो हो सकता है प्रॉब्लम कोऑर्डिनेशन की आए। या जो लोकल लेवल गवर्नमेंट में जो आदमी खड़ा हुआ है वो सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट बैठी हुई उसके अगेंस्ट हो, या उसके अगेंस्ट वाले पार्टी से हो, या उसकी विचारधाराएं आइडियोलॉजीज के साथ ना मिलती हो, तो कोऑर्डिनेशन के चांसेस हो सकते हैं कि अच्छा ना हो। क्लियर? चलो अब चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे अपन लोग, जल्दी 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 जल्दी, ठीक 10 से 15-10 मिनट तक क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद चैप्टर को समराइज करते हैं, फिर चलते हैं। क्वेश्चन बोलता हूं, एक क्वेश्चन आया है, डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। क्या है? लिखते जा रहा हूं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ फेडरल government. Federal government, and this was question asked in 2020. ठीक, ये क्वेश्चन लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पे, नेम एनी 2 subjects that are included in concurrent list. How laws are made on these subjects? Name any 2 subjects. टॉपिक्स बता दे रहे हैं तो, that are included in concurrent list. Name them. इस क्वेश्चन का है, इस ईयर का है 2019।
तो अब दोनों क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। फीचर बताइए फेडरल गवर्नमेंट के। फेडरल गवर्नमेंट में पावर को शेयर किया जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन को प्रैक्टिस किया जाता है, लोगों की चॉइसेस को फुलफिल किया जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स को आपको लिख देना है। शॉर्ट आंसर्स है, 3 से 4 पॉइंट सफिशिएंट है, ज्यादा हमें नहीं लिखना है, नहीं तो टीचर समझेगा बकवास लिखता जा रहा है। जो की पॉइंट्स है उनको रख देना है और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उनको अंडरलाइन कर देना है। बस ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है अपन को। क्लियर है? लॉन्ग आंसर में देखते हैं, हाउ हैज फेडरलिज्म सक्सीडेड इन इंडिया? हाउ हैज फेडरलिज्म सक्सीडेड इन इंडिया? सजेस्ट योर viewpoints. This was in the year 2016. ठीक है, और क्वेश्चन देता हूं कुछ। Describe any 3 provisions of the amendment made in the Indian Constitution. Describe any 3 provision of amendment made in 1992. देखो, this was in the year 2018. अब क्या प्रोविजंस है 1992 में जो लिए गए, इसका सीधा मतलब डिसेंट्रलाइजेशन के 3 टॉपिक्स आपको लिखने हैं। 5 टॉपिक्स पढ़े थे। रेगुलर इलेक्शंस, SC ST OBC के लिए सीट्स, 1/3 वुमेन के लिए सीट्स, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई जाए और रेवेन्यू और पावर को शेयर किया जाए। 5 में से कोई 3 पॉइंट्स का एक्सप्लेन कर देना है, खत्म, टाटा बाय बाय। इतना ज्यादा अपन को ओवर नहीं लेना, अपन को आसानी से सारे क्वेश्चंस को करते जाना है और ज्यादा ओवरलोड नहीं लेना है। चारों क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लो और इनके आंसर्स को आप लिख लेना। क्लियर है? कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको कराता हूं मैं। सब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ये हो गया। अब आते हैं असली पे, क्योंकि भाई इस बार तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ला ला ला। चलो तो शुरू करते हैं बाबूजी। देखो सुनिए, इसका मैं जो भी रहेंगे उसका लिंक डाल दूंगा, तो ये फोटोज आप वहां से देख लेना, क्वेश्चन वहां से देख लेना। द पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन। Any change it has to be first passed by both the houses of the parliament, that is Lok Sabha and Rajya Sabha, with at least 2/3 majority. Then it has to be ratified by the legislature of the least half of the total seats. Which feature of federalism does the statement agree to? Agree to मतलब किस स्टेटमेंट को रेफर कर रहा है? ऑप्शंस में पढ़ता हूं। पहला, different tiers of the government have their own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. दूसरा है, changing in the fundamental provisions of the constitution require the consent of both levels of government. तीसरा है, the union government has the final power to settle down any dispute between the different levels of government. चौथा है, the jurisdiction of the tiers of government are specified in the constitution. अब जो मैंने बात बोली उसका आंसर ये पड़ता है कि जो भी अलग अलग लेवल्स की गवर्नमेंट है उनका जो ज्यूरिसडिक्शन होता है वो अलग अलग होता है। तो सबसे आपको सहमति लेनी पड़ेगी, ठीक है, रूट हाउस से और लेजिस्लेचर से, तभी आप किसी बिल को पास कर सकते हो। क्लियर है? चलो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। इमेजिन यू आर अ पॉलिटिकल एनालिस्ट टास्क विद क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट्री सेगमेंट। आप एक कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं जो चीज को एनालाइज करते हैं, तो आपसे एक डॉक्यूमेंट्री सेगमेंट बनाई जाए और दैट एक्सप्लोर्स द एवोल्यूशन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया पोस्ट 1990, और आपसे बताया जाए कि भाई क्या चेंजेस आए 1990 के बाद, क्या चेंजेस आए उसको आप बताइए। इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सपेक्ट इन योर एनालिसिस। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे? टीचर ने घुमा फिरा के क्या पूछ लिया कि आप एक एनालिस्ट हैं, मान के चलो ये रामलाल है, तो रामलाल एक एनालिस्ट हैं, इनको ये बताना है कि भाई 1990 के बाद
1919 के बाद सेंटर और स्टेट में क्या रिलेशन में क्या अंतर है। तो ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि 1992 में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट्स किए और डिसेंट्रलाइजेशन को यहाँ पे लेके आए। तो उस डिसेंट्रलाइजेशन में क्या चेंजेस लिए गए, 5 प्रोविजंस को लिया गया। क्या क्या? रेगुलर इलेक्शंस, SC ST OBCs को सीट्स, 1/3 वुमेन्स को सीट, स्टेट इलेक्शन कमीशन को सेटअप करना एंड लास्टली रेवेन्यू को शेयर करना और पावर को शेयर करना बिटवीन द लोकल लेवल गवर्नमेंट्स। टीचर ने घुमा फिरा के आपसे क्या पूछा, डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये बात याद रखना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यू वोंट बी गेटिंग डायरेक्टली, बट घुमा फिरा के आपको वो कान पकड़वाएगा। तो ये बातें आपको याद रखनी है और दिमाग आपको यहाँ पे लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, डिस्कस द मोस्ट लाइकली इंपैक्ट इन इंडिया ऑपरेटेड विदाउट अ फेडरल सिस्टम। ठीक, अब अगर इंडिया एक फेडरल कंट्री नहीं होती, सोचिए इंडिया एक फेडरल कंट्री नहीं होती तो क्या इंपैक्ट हो सकते थे। बिल्ड योर आंसर्स अराउंड दीस पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स हैं। रीजनल ऑटोनॉमी, तो रीजनल ऑटोनॉमी क्या होती, क्या उन लोगों को हक होता कि वो बांग्ला बोल सकते, मलयालम बोल सकते, कन्नड़ बोल सकते, तेलुगु बोल सकते, इस पे लिखना है आपको। इफेक्टिवनेस इन द गवर्नेंस, क्या गवर्नमेंट इफेक्टिव डिसीजन ले पाती कि श्रीलंका जैसा हाल होता कि हम मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट फॉर्म करते जहां मेजरली पीपल हिंदूज और हिंदी स्पीकिंग होते। तो इस पे भी आपको आंसर लिखना है। फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसी होती, क्या अगर फेडरलिज्म नहीं होता, हम सेंट्रल स्टेट को पावर शेयर नहीं करते, तो डिसीजन मेकिंग में क्या क्या चेंजेस आते, आपको उसको भी यहाँ पे डिफाइन करना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। फिर मैं इस बोर्ड पे लिख दे रहा हूं क्वेश्चन को। डिस्कस द मोस्ट लाइकली impact operated without मैं बोल रहा हूं, डिस्कस द मोस्ट लाइकली इंपैक्ट इन इंडिया ऑपरेटेड विदाउट अ फेडरल सिस्टम, build the answers around the 3 points: regional autonomy, effectiveness in governance, decision making process. अब एक क्वेश्चन पे आते हैं जो कि एक बड़ा क्वेश्चन है। ड्यूरिंग अ नेशनल डिबेट ऑन गवर्नेंस सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम पे, अ पैनलिस्ट आर्ग्यूज दैट इंडिया डज नॉट ट्रूली ऑपरेट अंडर अ फेडरल सिस्टम ड्यू टू इट्स सेंट्रलाइज्ड लेजिस्लेटिव टेंडेंसी। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुई, एक डिबेट चल रही है किसी नेशनल लेवल पे और वहां पे बात होती है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री नहीं है, यहाँ पे पावर शेयर नहीं होती, एक सेंट्रलाइज पे चलती है कि सेंटर के पास सारी पावर होती है। टू काउंटर दिस क्लेम, आपको इस क्लेम को काउंटर करना है, आपके इसके अपोजिट बोलना है। अनदर पैनलिस्ट हु इज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट presents evidences to support India's federal structure. Provide your response based on your understanding in India's governance framework. अब इसने ये पूछा है कि भाई एक आदमी बोल रहा है, बुराई कर रहा है फेडरलिज्म की, एक ने सपोर्ट में बोला, तो जो सपोर्ट में बोल रहा है वो क्या क्या सबूत देगा उस आदमी को कि भैया इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो यहाँ पे आपको सारे प्रैक्टिसेस देने हैं, सारे प्रूफ देने हैं कि इंडिया कैसे एक फेडरल कंट्री है, कैसे वो फेडरल प्रैक्टिस करती है, कैसे लैंग्वेज पॉलिसीज बनाई, सेंट्रल रिलेशनशिप क्या है, उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन को एक्सप्लेन करना है, आपको लिस्टों को एक्सप्लेन करना है, सबकी एक समरी आपको यहाँ पे दे देनी है। क्लियर है ये बात? क्लियर है बेटा? मैं जो बताता जा रहा हूं क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है जो मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे? ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक, एक दो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और देखते हैं और उसके बाद लेक्चर को फिनिश अप करते हैं क्योंकि 1 घंटा करीब होने वाला होगा। ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, ये चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, उसको हम ओवरलुक करते रहेंगे। देखो, the principle of subsidiary emphasizes that decisions should be made by the people who are most affected by them, promoting decentralization, efficiency and citizen participation in the governance with higher levels of authority, interventing only when lower level authorities are unable to address certain issues. Which of the following constitutional principle is stated above? अब क्या बताया गया है यहाँ पे कि ये बोला गया है कि जो लोअर लेवल गवर्नमेंट होती है उसके लोग ज्यादा डिसीजन मेकिंग एफिशिएंसी होते हैं। तो यहाँ पे कौन सी बात बताई गई है? पहला है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। दूसरा, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। राइट ऑफ इंडिविजुअल टू फॉर्म एंड जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द चॉइस। रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द हायर लेवल गवर्नमेंट। इसका आंसर आएगा बी, जो कि क्या होगा, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल
गवर्नमेंट। क्लियर है? एक आध क्वेश्चन और देखेंगे प्रीवियस ईयर में से। अब मैं क्वेश्चन वाइज कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको बाइनरी क्वेश्चन में। ठीक, यहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं लिख के दे रहा हूं, उनका एक बार गो थ्रू चले जाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में देखेंगे। एडवांटेजेस ऑफ लोकल लेवल गवर्नमेंट। दूसरा, एन आइडियल फेडरल गवर्नमेंट had two objectives. Please. Explain the state and union list. Sure. Analyze the process of decentralization. 5. Which incident was regarded as the major test for democratic politics in the country after independence? ये बोले दे रहा हूं, which incident was regarded as the major test for democratic politics in the country after independence? एक और क्वेश्चन बोलूंगा, आप लिखते जाइए। What is पंचायती राज? What is its importance? Next question. What policies have strengthened federalism? What policies have strengthened फेडरलिज्म? ठीक, क्लियर है सभी को? सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी, आपको कुछ बता दिया। अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, इस लेक्चर को फिनिश अप करते हैं। एक हमारा वन शॉट लेक्चर हो चुका है, सारी चीजें हमने रिवाइज समराइज कर ली, क्वेश्चंस भी काफी कर लिए। अब आपको मेहनत करनी है क्वेश्चंस को एनालाइज करने में, इनके आंसर निकालने में, और सबसे बड़ी बात है मेहनत करने में। मेहनत से पीछे ना हटिए। इसके साथ मैं एक वर्कशीट अटैच कर दूंगा, जिस वर्कशीट को आपको फुलफिल करना है उसमें 50 से 60 क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनको आपको देखना है और गो थ्रू करना है। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद मी टिल हियर। आई होप एवरीवन स्कोर्स वेल। महादेव आप पे कृपा बनाए रहे, भोले बाबा पे कृपा बनाए रहे और सभी एक अच्छा रिजल्ट लेके आए। आई होप एवरीवन इज फाइन हेल्दी टिल द फाइनल एग्जाम, और उसके बाद भी अच्छा हेल्दी रहे सब लोग। आई होप एवरीवन इज फाइन। Thank you so much for being in my lecture. Shashank sir here, telling you a goodbye, and we will meet soon with new upcoming lectures. Thank you everyone. Peace out.